नमस्कार, मैं हूँ आकाश त्यागी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी के ऊपर ये पहली वीडियो है। इसके बाद भी हम कुछ वीडियोस जो हैं सेट थ्योरी के ऊपर बनाएंगे, तो टाइम टू टाइम हम उन्हें YouTube पर अपलोड करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो टाइम वेस्ट किए बिना आओ शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सेट्स? तो सेट थ्योरी में सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि आखिर सेट क्या होते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो सिंपली ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है जिसको हम सेट कहते हैं, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है वेल डिफाइंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलेक्शन तो किन्हीं भी चीज़ का हो सकता है, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन हर एक कलेक्शन सेट नहीं होगा। मीन्स वो सारे के सारे कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं वो पर्टिकुलर एक डेफिनेशन के अंतर्गत आने चाहिए। मतलब उन सबको हम एक डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन कर पाएँ और हम समझ पाए कि उस डेफिनेशन के अंतर्गत जो एलिमेंट्स आते हैं कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स यही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये डेफिनेशन सुनते ही हमें पता चल जाता है कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं और उनका कलेक्शन आएगा। तो मीन्स कि वो एक वेल डिफाइंड है और सारे एलिमेंट्स हमें पता चल जाते हैं कि ये एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे, तो दैट मीन्स वो एक सेट है। अब इसी तरीके से जैसे हम बात करते हैं अ कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमें पता है वोवल्स क्या क्या होते हैं। तो उसमें अगर हर एक इंसान को ये डेफिनेशन बताई जाए, हर एक इंसान को ये कहा जाए अ कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वो सब सेम आंसर देंगे। वो कोई भी अलग आंसर ऐसा नहीं होगा कि वोवल्स कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बताएगा। मीन्स सबका आंसर सेम होगा। मतलब एक वेल डिफाइंड है और वो यूनिवर्सली ट्रू है, तो दैट मीन्स उसको हम सेट कह सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं कि अगर सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स, तो ये अगर आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो सबका आंसर अलग अलग होगा, क्योंकि बेस्ट की डेफिनेशन क्या है वो एक वेल डिफाइंड नहीं है। वो यूनिवर्सली एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि वेल डिफाइंड बेस्ट में क्या होगा। अब किसी के लिए कोई क्रिकेटर बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई क्रिकेटर बेस्ट हो सकता है, तो सब अपना कलेक्शन अलग बताएंगे, तो वो पर्टिकुलर वो सबके कलेक्शन अलग हो जाएंगे। तो मतलब हम उसको कह सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो दैट मीन्स उसको हम सेट नहीं कह सकते। वो कलेक्शन है लेकिन वो सेट नहीं है। सेट का मतलब ये है कि अगर हम पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन उसकी दे रहे हैं तो हर एक का आंसर सेम होना चाहिए, यानी कि सबका जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स सब बताएंगे, वो ऑब्जेक्ट्स जो सब बताएंगे वो सेम होने चाहिए। अब जैसे अगर हम कहें कि अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इसमें सबका आंसर सेम होगा, क्योंकि इंडिया की जो रिवर्स है वो फिक्स्ड है। वो सबको पता है कि यही वाली रिवर्स इंडिया की हैं। कोई बाहर की रिवर इंडिया में डाल के नहीं बताएगा। तो दैट मीन्स उसको हम कह सकते हैं कि हाँ वो सेट हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इस केस में भी सबका आंसर सेम होगा। तो सबको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो दैट मीन्स उसको भी हम सेट कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, तो वो बेस्ट स्टूडेंट्स की डेफिनेशन सबकी अलग है। किसी की नज़र में कोई बेस्ट है, किसी की नज़र में कोई बेस्ट है, तो उसका कलेक्शन एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड कलेक्शन नहीं बनेगा। मतलब उसमें सबका जो मतलब रिप्लाई है, सब जो उसका आंसर देंगे वो सब सेम नहीं देंगे, सब अलग, क्योंकि किसी की नज़र में कोई बेस्ट है, किसी की नज़र में कोई बेस्ट है, तो वो सिंपली एक कलेक्शन होगा लेकिन सेट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो सेट में हम कुछ एग्जांपल्स जैसे ले सकते हैं। तो जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये एक सेट होगा। ठीक है। अगर लिखें कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स
ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो ये भी एक सेट होगा, ये भी एक सेट होगा, क्योंकि इसमें भी सबका आंसर सेम होगा। ये एक यूनिवर्सली स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सली ट्रूथ है कि वही वोवल्स होते हैं, तो इसमें कोई भी आंसर अलग नहीं देगा। तो इसका मतलब ये भी एक वेल डिफाइंड है, ये भी एक सेट होगा। लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि जैसे कलेक्शन ऑफ बेस्ट bowlers of cricket team, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बेस्ट बॉलर्स क्या हैं वो सबके नज़रिया अलग अलग है। बेस्ट किसी के लिए कोई बेस्ट बॉलर है, किसी के लिए कोई बेस्ट बॉलर है, तो इसमें सबका कलेक्शन जो है वो अलग बनेगा। ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, तो इन तीनों में ये दोनों सेट हैं और ये सेट नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड हमारे पास होते हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसको आप रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं और टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं टेबुलर फॉर्म, यानी कि रोस्टर फॉर्म आपकी क्या होती है, रोस्टर फॉर्म में किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सबको अलग अलग सेपरेटली एक कोमा से सेपरेट करके लिखा जाता है और एक कर्ली ब्रेसेस में बंद किया जाता है। तो इस तरीके से, और सेट को हम किसी भी एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के A to Z कोई भी कैपिटल लेटर हम ले सकते हैं, लेकिन सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेट A ले रहा हूँ, तो मतलब सेट की जो आप नेमिंग करेंगे, सेट को जो आप नेम देंगे वो हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में सेट को एक इसमें कर्ली ब्रेसेस में बंद किया जाता है इस तरीके से। ये कर्ली ब्रेसेस में बंद किया जाता है और हर एक एलिमेंट को अलग अलग कोमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। जैसे मैं अगर लिखूं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का जो सेट है, अगर उसको हम लिखें तो उसको इस प्रकार लिखा जाएगा A-E-I-O-U। जो इंग्लिश वोवल्स हैं उनको हम लिखेंगे A-E-I-O-U, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड हैं सेट में, वही आपको यूज़ करनी है। जैसे सेट की जो नेमिंग आप करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो आपने क्या लिया है। तो जैसे मैं इस सेट का नाम जो है वो V भी ले सकता हूँ, B भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। हमेशा सेट को जो है वो कर्ली ब्रेसेस में ही बंद करना है, किसी और ब्रैकेट का आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो आप अंदर ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये इनको हम क्या कहते हैं, ये जो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, यानी कि ये सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को आपको एक कोमा से सेपरेट करना ज़रूरी होता है, आपको कोमा से वो सेपरेट करना ही होगा। दूसरी चीज़ ये है कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं, अगर उन एलिमेंट्स का आप रिपीटिशन कर देते हैं,
मतलब कि अगर एक एलिमेंट को आप एक से ज़्यादा बार लिख देते हैं तो वो एक ही बार काउंट होगा, यानी कि एक से ज़्यादा बार आप उसको कितनी ही बार लिखिए उसका कोई मतलब नहीं है, वो यूजलेस है। ठीक है, वो मिस्टेक नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो यूजलेस है, उसको आप एक ही बार काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स रिपीट करने पे एलिमेंट्स की काउंटिंग बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे इसके अंदर अभी 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू आई, ठीक है, तो अभी भी इसमें 5 ही एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहां पर एलिमेंट्स का रिपीटिशन मैंने किया है, तो a को मैंने 2 बार लिख दिया है और i को भी मैंने 2 बार लिख दिया है। तो भले ही आप उनको कितनी बार लिखिए लेकिन वो काउंट एक ही बार होंगे। रिपीटिशन करने का कोई यूज नहीं है, वो यूजलेस है। ठीक है, तो सेट ये गलत नहीं है, सेट ये सही है। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो ऐसा नहीं कि आपने मिस्टेक करी है, सही है, लेकिन गिना वो एक ही बार जाएगा। मीन्स इसमें अगर आप एलिमेंट की काउंटिंग करेंगे तो 5 ही एलिमेंट इसके अंदर हैं अभी भी। ठीक है, तो इस तरह से लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक चीज ये है। और इसके बाद में सेट को, अगर एलिमेंट्स को आप आगे पीछे कर दे, मतलब आगे, अभी अगर हम इन दोनों सेट की बात करें तो ये दोनों सेट एग्जैक्टली सेम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दें रोस्टर फॉर्म में तो उससे भी सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सेट सेम रहते हैं। जैसे अगर इस सेट में इन 5 एलिमेंट्स को इस तरह मैं लिख दूं, ई पहले लिख दिया, ए बाद में लिख दिया, उसके बाद ओ लिख दिया, एंड यू एंड आई, तो अभी भी ये दोनों सेट एग्जैक्टली सेम है, तो अभी भी दोनों सेट में कोई फर्क नहीं आया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सेट में आपको रोस्टर फॉर्म में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा उसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स का आपने कलेक्शन लिया उनको एलिमेंट्स कहते हैं, तो जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको हमेशा एक कॉमा से सेपरेट करना है। सेट की नेमिंग करने के लिए हमेशा आपको एक कैपिटल लेटर का ही यूज़ करना है। ठीक है, और एक इक्वल साइन का भी आपको यूज़ करना है जब आप सेट की नेमिंग करेंगे। सेट, दिस सेट इज इक्वल टू, फिर आप उसको एक कर्ली ब्रेसेस में ही बंद करेंगे। ठीक है बात। इसके बाद में हम आते हैं कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का है तो उसको हम क्या कहते हैं, और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो उसको हम किस तरह से बोलेंगे या किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, जैसे यही सेट हम लेते हैं वोवल्स का। ठीक है, तो अब जैसे ए एलिमेंट ए है तो ये एलिमेंट ए इस सेट के अंदर है, मतलब इस सेट से ये बिलोंग करता है, तो हम बोलेंगे कि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट वी। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू वी। ठीक है, तो इसके साथ सेट लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो बोलने में हम यूज करते हैं सेट वी। तो सिंपली हम एक जिस कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली वही लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ए बिलोंग्स टू वी, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट वी, क्योंकि ये जो ए एलिमेंट है ये इस सेट के अंदर आता है, मतलब इस सेट का ही ये एक एलिमेंट है। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू, इस तरीके से बनाते हैं, ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी वी, ए बिलोंग्स टू वी। तो ये ई नहीं है, ये जो मैंने सिंबल बनाया है इसको आप ई मत पढ़ना, ना इसको ई समझना, ये यहाँ से राउंड होता है। ठीक है, जो हम ई लिखते हैं तो ई में तो हम इसको रेक्टिलिनियर ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे राउंड करके बनाते हैं। ठीक है ना बात, तो मतलब इस तरीके से, और थोड़ा ठीक तरीके से मैं इसको बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम बनाते हैं, ये ऐसे राउंड करके, और ये पढ़ा जाता है
A बिलोंग्स टू V, मतलब कि एलिमेंट A जो है वो सेट V के अंदर है, यानी कि एलिमेंट A सेट V का ही एलिमेंट है। इसी तरीके से E बिलोंग्स टू V, I बिलोंग्स टू V, O बिलोंग्स टू V एंड U बिलोंग्स टू V। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का नहीं है, मतलब वो सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो हम उसको सिंपली बोलते हैं दिस एलिमेंट, मतलब जो भी वो एलिमेंट होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, और सेट का नाम जो भी है। जैसे अभी इसी सेट की हम बात करते हैं, तो इसमें जैसे अगर मैं इसको लिखता हूं कि कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं जो इस सेट में नहीं है, जैसे मैंने लिया के, तो एलिमेंट के इस सेट में नहीं आता है, तो हम कैसे लिखेंगे, के डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू V, मतलब कि ये जो K एलिमेंट है इस सेट का नहीं है, K डज नॉट बिलोंग टू V। तो सिंपली इसको भी हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सिंबल हमने पहले लिया था उसी को हम ऐसे कट कर देते हैं, जैसे इक्वल में तो इक्वल यूज करते हैं, और जो नॉट इक्वल होता है उसको इक्वल को हम ऐसे कट कर देते हैं। तो वही हम यहाँ पर करते हैं कि अगर K उससे बिलोंग करता तो हम कैसे लिखते, K बिलोंग टू V, अगर बिलोंग करता तो ऐसे लिखते, लेकिन अब नहीं करता है ना, तो कैसे लिखेंगे, K डज नॉट बिलोंग टू V, मतलब कि वो जो बिलोंग वाला साइन आपको बताया था वो आपको कट कर देना है, तो इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग टू V। ठीक है, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके बारे में और भी चीजें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी इसके बाद हम दूसरी फॉर्म जो इसकी है सेट बिल्डर फॉर्म, उसको हम डिस्कस करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली डेफिनेशन का यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने रोस्टर फॉर्म में आपको एक सेट रिप्रेजेंट करके बताया था, वोवेल्स का जो सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा था। जैसे V इज इक्वल टू A-E-I-O-U, ये रोस्टर फॉर्म है, हर एक एलिमेंट अलग अलग लिखा है। लेकिन अगर इसी सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम सिंपली डेफिनेशन का यूज करेंगे, ना कि एलिमेंट्स का। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जो सिंपली हम बोल रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, तो वो चीज जो मैं बोल रहा हूं वो चीज हम सिंपली उस वहां पर लिखेंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। हमें अलग अलग एलिमेंट लिखने की बजाय सिंपली ये डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे V इज इक्वल टू, इसी सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो V इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, इसको यहां पर हम पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल, ठीक है, X, सेट ऑफ ऑल X सच दैट, यहां पर दो मतलब एक कॉलन का हम यूज करते हैं, दो सिंपली डॉट लगाते हैं ऊपर नीचे, तो X इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। थोड़ा इधर करके लिखता हूं, V is equal to set of all X such that X is a vowel of English अल्फाबेट। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब यहां पर इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जब हम इसको पढ़ते हैं तो V इज सेट ऑफ ऑल, मतलब इसको आप पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल, कर्ली ब्रेसेस को आप पढ़ेंगे सेट ऑफ ऑल X
इसको आप पढ़ते हैं सच दैट, ये जो कोलन लगाया है इसको आप पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है। X इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहां पर थोड़ा समझने की बात है, जैसे मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, तो जो वेरिएबल्स की वैल्यू है, वेरिएबल्स मतलब अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। तो यहां पर भी हमने अलग अलग एलिमेंट्स लेने की बजाय हमने एक वेरिएबल का यूज किया है, ठीक है। यहां पर जो x है ये एक वेरिएबल है, जरूरी नहीं है कि आप यहां पर x ही यूज करें, आप यहां पर y भी यूज कर सकते हैं, आप यहां पर z भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, सिंपली हमने एक वेरिएबल का यूज किया है, ठीक है। तो x सेट ऑफ ऑल x, यानी कि ऑल x यानी कि x की वैल्यूज जो है वो चेंज होंगी, ठीक है ना। x सच दैट x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो यानी कि x जो है एक वेरिएबल है और x की जो वैल्यू है वो क्या है, x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि x की जो वैल्यू है वो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल है, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यूज अब क्या क्या हो जाएंगी, तो x की वैल्यूज हो जाएंगी a e i o u, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यूज इस x की होंगी, ठीक है। तो इसको जब रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो हर एक वैल्यू को जो उस x के अंदर आ सकती है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कि हमने दी है, वो सारी वैल्यूज को हम अलग अलग करके लिखेंगे, कोमा से सेपरेट करके रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म के लिखने का तरीका है। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का हमें फायदा क्या है, सेट बिल्डर लिखने का फायदा हमें ये है कि कभी कभी मान लीजिए हमारा कोई सेट बहुत बड़ा है कि सारे के सारे एलिमेंट हम उसके नहीं लिख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में सिंपली एक छोटी सी डेफिनेशन हमें लिखनी है और हमारा काम चल जाएगा, यानी कि हम समझ जाएंगे कि वो एलिमेंट जो है इस सेट के अंदर है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म का बेनिफिट है लिखने का। तो जैसे अभी मैं आपको एक और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताता हूँ एक सेट को और। तो जैसे जैसे एक सेट और ले लेते हैं हम कोई सेट A इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं यहां पर 2 4 6 2 4 6 8 10 एंड, ठीक है। तो हम सेट के अंदर ये जो मैंने 3 डॉट यूज करी हैं इनका भी हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका मतलब है कि ये जो लिस्ट है ये एंडलेस है, मतलब ये एलिमेंट्स आगे भी बढ़ रहे हैं, इससे आगे और भी एलिमेंट्स इसमें है। अब जरा यहाँ पर हम इन एलिमेंट्स को देखकर, अभी तो ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, तो अभी इन एलिमेंट्स को देखकर जरा हम इनकी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं कि आखिर इनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, जिसको हम डेफिनेशन बना के सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ताकि हम समझ पाए कि हाँ ये वही सेट है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 6 8 10। अब आप इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं, जैसे ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं और सारे के सारे पॉजिटिव भी है, तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी ये ढूंढ सकते हैं जो सबकी कॉमन है, वो ये है कि पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इवन नंबर्स का अगर आप आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो पॉजिटिव इवन नंबर्स यही सब होंगे। तो सिंपली इसी को डेफिनेशन बना के हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जो डेफिनेशन आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उससे एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये एलिमेंट उसके अंदर आएंगे, ठीक है ना, कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे इसको मैं लिख सकता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया था इसको पढ़ेंगे हम सेट ऑफ ऑल x, जैसे मैंने पिछली बार x लिया था, तो ताकि आपको ये ना लगे कि हम हर बार x ही लेते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ, मैं y ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप y भी ले सकते हैं, x मतलब एक वेरिएबल आपको लेना है, वो आप x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, या कुछ और भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर y ले रहा हूँ
y, तो set of all y such that y is a positive even number, positive even number. पॉजिटिव इवन और इसके साथ अगर हम इसको थोड़ा सा और वेल डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इसमें एक चीज़ और भी लिखेंगे। अब नंबर में तो कुछ और भी आ सकता है, नंबर में तो 2.6 भी आ सकता है ना, तो मतलब जो डेसिमल नंबर से आपके पॉइंट, डेसिमल पॉइंट जिनमें है वो भी आ सकता है, तो लेकिन वो यहाँ पर कहीं नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये डेफिनेशन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो पॉजिटिव इवन नंबर्स, अब पॉजिटिव इवन नंबर्स में आपका 2.6 भी आ जाएगा, 8.4 भी आ जाएगा, वो भी इवन है। तो हम इसमें कुछ और ऐड करते हैं थोड़ा सा, पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसमें अगर नेचुरल ऐड कर दिया फिर हमारा सारा कंफ्यूजन दूर है, फिर उसका आंसर यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स, राइट, पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर ऐड करने से अब सारा कंफ्यूजन एकदम क्लियर है, ठीक है। अब कोई भी अगर इसको पढ़ेगा तो उसका इसका सभी लोग इसका आंसर जो है वो यही देंगे, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई है, ठीक है। तो बस सेट बिल्डर फॉर्म कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्रॉपर्टी एक ढूंढ के उसकी डेफिनेशन बना के लिखनी है, बस वो डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, मतलब वेल डिफाइंड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसका आंसर सटीक वही आना चाहिए जो सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरीके से हम दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, और दूसरी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को। तो मैंने यहाँ पर दो सेट लिखे हुए हैं जो कि रोस्टर फॉर्म में है, जो कि हर एक एलिमेंट अलग अलग एक कोमा से सेपरेट करके लिखा हुआ है। अब इन दोनों को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपके सामने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो अब हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्या काम है कि हमें इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है, ठीक है, जिससे ये सारे एलिमेंट डिफाइन हो जाए, वेल डिफाइन हो जाए, और उसी प्रॉपर्टी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, मतलब कि उस डेफिनेशन से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इन एलिमेंट्स के अलावा उस डेफिनेशन का कोई दूसरा आंसर भी, दूसरा मतलब भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर वो निकलता है तो फिर वो दूसरा सेट का सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप क्या समझ सकते हैं इससे, 1 2 3 6, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो एक तो हमें अपने डेफिनेशन में ये रखना पड़ेगा कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। दूसरा, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये 6 के डिवीजर हैं, मतलब कि इन सभी एलिमेंट्स से जो 6 है वो डिवाइड होता है, यानी कि 6 इन सब का मल्टीपल है, दीज आर द डिवीजर ऑफ 6। तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि x, कोई भी वेरिएबल आप लेंगे, x ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural number, x is a natural number and divisor of 6 and divisor of 6, ठीक है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना।
तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब जो डेफिनेशन आप लिख रहे हो उसमें लैंग्वेज में थोड़ी बहुत अगर डिफरेंसेस आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा लैंग्वेजेस में थोड़ी सी डिफरेंसेस सबके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन का मतलब है कि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हो, लेकिन बस उसका मीनिंग सेम निकलना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसका डेफिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ये है आपका, इसमें एलिमेंट्स जो है -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी आप ढूंढ सकते हैं कि इसको हम एक डेफिनेशन में लिख सकें। तो जैसे मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है, एक तो ये सारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है नेगेटिव, तो इसका मतलब इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर ही नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव आते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक तो इंटीजर प्रॉपर्टी हो गई, दूसरा कि ये -2 से लेकर के और 6 तक है, बीच में कोई भी मिसिंग नहीं है, मतलब कि -2 से लेकर और 6 तक एग्जैक्टली सारे इंटीजर्स इसमें हैं। तो इसमें हम ये दे सकते हैं कि ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7, मतलब कि -3 से बड़े और 7 से छोटे इंटीजर्स, ठीक है। तो वो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो सकती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब वेरिएबल मैं यहाँ पे दूसरा लूंगा, x नहीं लूंगा, कोई और लूंगा, x भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर z ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ सेट ऑफ ऑल z सच दैट z is an integer and z is greater than -3 and less than 7। अब इस डेफिनेशन से हमारा यही मीनिंग निकलता है, यानी कि इंटीजर है और -3 से बड़ा और 7 से छोटा, यानी कि z की जो वैल्यूज यहां पर होंगी वो इंटीजर होंगी और -3 से ग्रेटर और 7 से छोटी, यानी कि -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, मैं आपको बताता हूं। तो जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x is such that सेट ऑफ ऑल x सच दैट, तो यहां पर मैंने x ले लिया, आप z भी ले सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर जो मैं लेता हूं x y z या कुछ और भी, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। वेरिएबल लेना है वो कुछ भी ले सकते हो। तो x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसको मैं थोड़ा सा और साफ करके लिख देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखे। -2 x एंड लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो यहां पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन दोनों का मतलब वही है। यहां पर मैंने लिखा ग्रेटर देन -3, यानी कि -3 से बड़ा लेना है, तो -3 से बड़ा आपका -2 ही आएगा, -3 तो उसमें आएगा नहीं। लेस देन 7, 7 से छोटा लेना है, तो 7 से छोटा आपका 6 ही आएगा, ठीक है, 7 उसमें नहीं आएगा। अब यहां पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, -2 और 6 कर दिया, लेकिन साथ ही साथ मैंने यहां साइन भी चेंज कर दिए हैं। यहां पर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लिया है, यानी कि इसमें -2 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि -2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 6 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 6 भी इसमें आ जाएगा। लेस देन भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब होता है कि ग्रेटर देन है -2 से और इक्वल भी है, तो इक्वल का मतलब -2 भी आ जाएगा उसमें और उससे ग्रेटर वाले जो नंबर है वो भी आ जाएंगे। यहां पर लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 6 से छोटे हैं, और इक्वल टू यानी कि 6 के इक्वल भी है, तो यानी कि छोटे वाले भी आएंगे और 6 भी आएगा, ठीक है। लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा, इसका भी यही आएगा और इसका भी आएगा। तो दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यही मैंने आपसे बताया कि आप थोड़ा सा चेंजेस आपके डेफिनेशन में आ सकते हैं, लेकिन बस मीनिंग वही निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कुछ और प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रैक्टिस बुक्स आप ले सकते हैं और उनमें से आप जो है इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसी कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कुछ सेट्स के बारे में, कि सेट्स किस तरह के
हो सकते हैं, जैसे आपका एम्प्टी सेट हो सकता है, इनफाइनाइट सेट हो सकता है, फाइनाइट सेट हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह के कुछ तरीके के सेट होते हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। और पसंद वीडियो आपको आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।